हाँ जी बच्चों, पढ़ाई के अलावा सब ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखने, नेक्स्ट क्या इसी वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, बोलो ना। लीव ट्रैवल कंसेशन। अब लीव ट्रैवल कंसेशन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने घुमाने के लिए भेजा। मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने क्या भेजा? घूमने के लिए। ठीक है, घूमने के लिए भेजा कि मेरे टिकट का खर्चा किसने ले लिया? एम्प्लॉयर ने। या वर्ड सिर्फ कौन सा है? ट्रैवल। तो घूमने के दौरान होटल और के बिल की बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रैवलिंग पर कुछ क्या है कंसेशन एग्जेम्पशंस मिलेगी उसकी बात कर रहे हैं। सेक्शन कौन सा है बच्चे? 10(5). मेडिकल का कौन सा था? प्रोविजन टू सेक्शन 72। मेडिकल का कौन सा था? प्रोविजन टू सेक्शन 72। ग्रेजुटी का, लीव सैलरी का, अच्छा मेरे को बोलने तुम्हारी आवाज़ नहीं जा रही। ग्रेजुटी का 10(10). लीव सैलरी का 10(10) डबल ए। पेंशन का 10(10). HRA का, पेंशन का 10(10) ए है। 10(10) किसका है? ग्रेजुटी का। 10(10) डबल ए किसका है? लीव सैलरी का। 10(5) जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। 10(13) ए किसका है? HRA का। 10(14) क्या था? रिमेनिंग अलाउंसेस का। याद है? 72 का प्रोविजो क्या है? मेडिकल बेनिफिट्स। पक्का? अब एग्जेम्पशन दिए कुछ आपको। ट्रैवलिंग अगर आपका कौन बेयर कर ले? ट्रैवलिंग एक्सपेंस कौन बेयर कर ले? एम्प्लॉयर। तो आपकी इनकम हो गई, लेकिन आपको पूरे पर टैक्स नहीं देना। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा जहाँ घूमा, तो उसको कितने रुपए दे दिए उसने मेरे को ट्रैवलिंग के लिए? 20,000 रुपये मेरी ट्रैवलिंग पर खर्च कर दिए उसने। चाहे प्लेन की टिकट बनाई, चाहे क्या करे, ट्रेन की बनाई, 20,000 खर्च कर दिए। तो उसमें से मुझे कुछ क्या मिलती है? एग्जेम्पशन। ठीक है, अमाउंट एग्जेम्प्टेड अंडर 10(5). इफ जर्नी इज परफॉर्म बाय एयर, अगर मैं किससे गया? एयर से गया। एयर मतलब प्लेन वगैरह से। तो अमाउंट जर्नी बच्चों मैंने किससे करी? एयर से। एयर मतलब बोलो ना, एरोप्लेन। एयर मतलब प्लेन से की। ठीक है, तो अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर इकोनॉमी फेयर ऑफ नेशनल करियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ये दिल्ली, ये मुंबई। दिल्ली से कहाँ गया? मुंबई। तो कितना एग्जेम्प्ट होगा? कितने पर टैक्स नहीं लगेगा? इकोनॉमी फेयर का। इकोनॉमी फेयर मतलब समझते हो क्या? प्लेन में अलग अलग क्लास होती है। इकोनॉमी क्लास होती है और कौन सी होती है? बिजनेस क्लास और एग्जीक्यूटिव। तो अलग अलग क्लासेस होती है, उसमें इकोनॉमी क्लास जो होती है उसका अब वो क्वेश्चन बताएगा किसका? नेशनल करियर का। नेशनल करियर का मतलब एयर इंडिया। नेशनल करियर हमारे देश का क्या है? एयर इंडिया। तो मान लो कि मैं अगर दिल्ली से गया मुंबई, मैं किससे गया? जेट से गया, जेट एयरवेज से गया, और मेरे एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर कितना खर्चा कर दिया? मेरे ऊपर 15,000 रुपये। कितना खर्च कर दिया? 15,000। लेकिन दिल्ली से मुंबई जाने का अगर मैं एयर इंडिया से जाता इकोनॉमी क्लास से, तो कितने रुपए पर, कितने रुपए लगता? 12 लगता। कितने पर टैक्स लग जाएगा? 3,000। तो एयर इंडिया के इकोनॉमी क्लास का क्या फेयर लगता? उतने तक पर तो टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा पर लगेगा। और इकोनॉमी क्लास में आपको बता दूं कि सबसे क्या होती है? लोअर क्लास होती है, लोएस्ट क्लास होती है किसके अंदर? प्लेन के अंदर। ठीक है, ठीक है। जनरल हमारे जैसे लोग किस में बैठते हैं? इकोनॉमी क्लास में। ठीक है, उसके बाद एनी अदर मोड। तुम्हारे जैसे तो बढ़िया में बैठते होंगे, मेरे जैसे। उसके बाद है एनी अदर मोड। एनी अदर मोड का मतलब अगर आप किससे गए? प्लेन के अलावा किसी से गए, चाहे बस से गए, चाहे ट्रक से गए, चाहे कार से गए, चाहे प्लेन से, रेल से गए, किसी से भी गए, एग्जेम्पशन किसके हिसाब से मिलेगी? रेल के हिसाब से, अगर रेल अवेलेबल है। अब मान लो कि मेरे को उसने क्या कर दिया? टैक्सी करवा के भेजा। मैं एयर से गया नहीं, तो एनी अदर मोड आते ही पहले देखना है अगर डेस्टिनेशन जहाँ पर मैं गया, डेस्टिनेशन मतलब जिस जगह पर मैं गया, अगर रेल सर्विस अवेलेबल है तब क्या लेना है आपको? AC क्लास का, AC फर्स्ट क्लास का रेल फेयर शॉर्टेस्ट रूट से क्या होता है? शॉर्टेस्ट रूट का मतलब ये दिल्ली से मुंबई जाने का ये रास्ता है। अब आप किराया बढ़ा लो ऐसे करके एग्जाम्पशन बनाने के लिए, तो ऐसे शॉर्टेस्ट रूट का क्या लेना है? तो अब बताओ, मैं गया, मान लो मेरे को उसने क्या करवा के दे दी? टैक्सी। और कितने रुपए का किराया लगा? 15,000 रुपये का। ठीक है, मैं किससे गया? टैक्सी से गया। किससे हूँ मैं? रेल से नहीं गया, किससे गया हूँ? टैक्सी से। और कितना किराया लगा? 15,000। बट अगर मैं ट्रेन से जाता और फर्स्ट AC से जाता तो कितना किराया लगता? 13,000। तो कितने पर टैक्स लग जाएगा? 2,000। तो पहले आपको देखना है एयर से गए या नहीं। एयर से गए तो क्या लेना है? एयर का इकोनॉमी क्लास का शॉर्टेस्ट रूट का, एयर इंडिया का। एयर इंडिया मतलब नेशनल करियर। नेशनल करियर मतलब जो सरकारी सुविधा है हमारे, तो हमारे में मतलब सरकार का कौन सा प्लेन चलता है? एयर इंडिया। ठीक है, उसका ले लो। और वो आप एयर से गए नहीं, फिर इससे कोई मतलब नहीं आप किस मोड से गए।
आप चाहे टैक्सी से भी गए तो भी एग्जामिशन किस पर बेस्ड है, अगर रेल अवेलेबल है तो रेल का शॉर्टेस्ट रूट का फर्स्ट एसी का किराया एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और रेल अवेलेबल ही नहीं है तब क्या देखना होगा, कोई और रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब सरकारी अप्रूव, तो सरकार का कोई भी, चाहे वहाँ जैसे बस चलती है सरकार की, तो सरकारी बसों का फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास मतलब सबसे अच्छी क्लास का किराया क्या हो जाएगा, एग्जिम्ट। तो अब मान लो मैं ऐसी जगह पर गया जहाँ ट्रेन है नहीं, ठीक है, मैं टैक्सी से गया, लेकिन सरकार की क्या चलता है, कोई और रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट, चाहे बोट है चाहे क्या है, बसेज है, और उसका किराया 12,000 लगता, मेरा लगा 15,000, तो मेरे कितने पर टैक्स लग जाएगा, 3 पर। अब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है, अब ना तो वहाँ रेल जाती है, ना ही क्या कोई और रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मतलब क्या होगा, मतलब फिर वहां पर क्या होगा, सिर्फ प्राइवेट वाले ही जाते होंगे, सरकार की तरफ से ना तो क्या ट्रेन है और ना ही कोई और रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो वहां पर सिर्फ प्राइवेट वाले ही जाते होंगे। अब मैं पक्का प्राइवेट वाले से गया हूँ और प्राइवेट वाले में लग गया 15,000, अब एग्जामिशन क्या करूँ, ना तो रेल है ना कोई और सरकारी सिस्टम है, ये कहते हैं कि सरकारी सिस्टम के बराबर का एग्जाम कर देंगे। नेशनल करियर क्या है, सरकारी सिस्टम का, रेल भी किसके है, सरकारी, रेल नहीं है तो फिर क्या होगा, जो भी रिकॉग्नाइज सरकारी सिस्टम है उसका, और वो भी नहीं है तो आप क्या मानो कि कितना किराया लगता अगर फर्स्ट एसी रेल होती, तो उस डिस्टेंस की क्या होती, फर्स्ट एसी रेल होती तो कितना किराया लगता है, आपको एग्जाम में कौन देगा, क्वेश्चन देगा, ठीक है, पक्का उतना एग्जाम हो जाएगा। अब एग्जामिशन किसके के लिए अवेलेबल है, इसमें भी वही है, एग्जामिशन के लिए फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा, मतलब कैसे कैसे एग्जामिशन है, स्पाउस और चिल्ड्रन तो क्या हो, डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, और ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स का क्या होना जरूरी है, डिपेंडेंट। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि मैं गया, अब घूमने कौन कौन गया, स्पाउस गई, फिर कौन गया, चिल्ड्रन गए, ये भी अपना इंडिपेंडेंट कमाते हैं, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मेरी दीदी गई, वो भी मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, आई मतलब मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और कौन गया, पेरेंट्स गए, पेरेंट्स में मदर, फादर और एक मेरे अंकल गए, सबका कितना कितना किराया लगा, 15,000 रुपये। हम किससे गए, एयर से, सबका कितना कितना किराया लगा, 15,000। और एयर इंडिया का कितना एग्जाम्प्ट है, कितना किराया लगता है, 12। शॉर्टेस्ट रूट का इकोनॉमी क्लास का नेशनल करियर का कितना लगता है, 12। तो क्या होगा, इस 15 में से कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि ये फैमिली में कवर्ड है। चिल्ड्रन चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो, ये मान लो 2 बच्चे हैं, तो ये कितना होगा, 3,000 इंटू 2, ठीक है। सिस्टर इंडिपेंडेंट है तो ये पूरा 15 का 15 टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये पहले फैमिली नहीं है तो फिर क्या है, पूरा टैक्सेबल है। मदर फादर डिपेंडेंट है मान लो, तो कितना कितना हो गया, 3,000। अंकल चाहे मेरे पे पूरा डिपेंडेंट है तो भी अंकल फैमिली का पार्ट नहीं है, 15,000। कौन सा 3,000, मैं गया ही उनका, मैं भी गया हूँ, तो लो 3,000 मेरा भी है। मैंने कब बोला मैं गया हूँ, चलो मैं भी इनके साथ गया हूँ, हाँ मैं फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 3,000 ये भी क्या होगा, टैक्सेबल। अब बच्चों के बारे में सुन लो, बच्चों का क्या लिखा हुआ है, exemptions refer to shall not be available to more than 2 surviving children of individual after 11098। अगर बच्चे 1/10/98 के बाद के हैं तो मैक्सिमम कितनों की बढ़ेगी, 2 बच्चों की, ठीक है। This restrictive sub rule shall not apply in respect of children born before 11098 and also in case of multiple birth after 1 child। मेरे देखो जो एग्जाम्पल है, मान लो मैं इसमें कितने बच्चे कर दूँ, 3 बच्चे, और तीनों कब पैदा हो गए थे, 1/10/98 से पहले, तब तो क्या होगा, तीनों के लिए हो जाएगी। अब मैं बोलूँ कि ये बाद में पैदा हुए थे, ठीक है, मेरे तो सारे बच्चे कब पैदा हुए, बाद में पैदा हुए, तो फिर क्या होगा, 3,000 इंटू 2, मान लो ये बच्चे हैं 3 और ये सब क्या है 11098 के बाद पैदा हुए, तो 3,000 इंटू 2 तो मिल जाएगी, और तीसरे बच्चे के लिए पूरा कितना होगा, 15,000। तो 11098 के बाद ये एग्जामिशन कितने बच्चों के लिए कर दी गई, 2 बच्चों के लिए। अब पहले मेरी मैरिज हुई 2013 में, ठीक है, पहले मेरा 1 बच्चा हुआ और फिर मेरे 2 क्या हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए, तो तब ये तीनों के लिए क्या हो गया, एग्जामिशन। पहले जुड़वा हो गए, फिर 2 के लिए मिलेंगे। मल्टीपल बर्थ कब होनी चाहिए, आफ्टर 1 चाइल्ड, ठीक है। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूँ इतना है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन है ना, इसके अंदर यही है, ट्विंस का क्वेश्चन है।
तो इलिस्ट्रेशन 10 आप अपने आप कर लेना। उसके बाद में अब ये एग्जामिशन कैसे मिलती है, लिमिट ऑफ एग्जामिशन क्या मिलती है, 4 सालों में 2 जर्नी मिलती है और 4 कैलेंडर ईयर है, ना कि क्या है 4 फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर इनके क्या है, फिक्स है 14, 15, 16, 17। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। दो हजार चौदह का मतलब किससे है, कैलेंडर ईयर का मतलब बताओ। 1/1/14, 31/12/17, फिर क्या आएगा 31/12/21। आप पहली जर्नी यहाँ की है, दूसरी यहाँ की है, तीसरी यहाँ की, तो इसके लिए एग्जाम्पशन मिल जाएगी, इसके लिए मिल जाएगी, फिर इसके लिए नहीं मिलेगी। 14, 15, 16, 17 में कितनी जर्नी की एग्जाम्पशन मिलेगी मैक्सिमम, तो फिक्स है 14, 15, 16, 17। ठीक है। अब मान लो कि आपकी जॉब लगी कब, सीए बने आप 1/4/17 और एक जर्नी आपने यहाँ कर ली, तो इस ब्लॉक में आपने कितनी जर्नी की है, सिर्फ एक। आप कर कितनी सकते थे, 2। तो आप कितनी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक जर्नी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगले साल आपको 3 बार क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन। अब 4 बार घूमने गए, चारों बार एम्प्लॉयर ने दिया, तो चौथी बार एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है। आपकी पिछले ब्लॉक में एक भी जर्नी नहीं की हुई, पिछले ब्लॉक में एक भी जर्नी नहीं की हुई, इन 4 सालों में आपने एक बार भी कोई जर्नी नहीं की, और इस बार आप 4 बार चले गए घूमने इन 4 सालों में, तो भी क्या होगा, 3 ही मिलेगी। आप कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हो, सिर्फ एक ही कर सकते हो। आप अनलिमिटेड जर्नी कैरी फॉरवर्ड, मतलब 2 की 2 कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप कितनी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एक। मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो पुराना एम्प्लॉई हूँ, पुराना मतलब कई सालों से क्या है, 31/12/17, 31/12/21। हमारा साल कौन सा है, 1/4/20 से 31/3/21। टैक्स तो इस पीरियड में देना होता है ना, 1/4/20 से 31/3/21। पक्का। मैंने इस पूरे 4 ब्लॉक में एक बार भी कोई जर्नी नहीं की थी। ठीक है। फिर मैंने पहली जर्नी कब कर ली थी, 1/4/17 को, मतलब 17-18 में मैंने एक एग्जाम्पशन ले ली थी, 17-18 वाले साल में। फिर मैंने अगली जर्नी कब कर ली थी, 1/4/18 को मैंने एक एग्जाम्पशन और भी ले ली थी। अब मैंने अगली जर्नी कब की, 1/4/20 को। 4 गए, चारों फैमिली मेंबर का पार्ट थे, चारों फैमिली मेंबर का पार्ट थे, 15,000 लगा और 12,000 लिमिट में था, तो कितनी एग्जाम्पशन मिल जाएगी मुझे, 3,000 × 4। कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 3,000 × 4। 12,000 की एग्जाम्पशन थी, मतलब क्या है, तो नेशनल करियर का किराया ये था। 3,000 मेरे 15 लगे, 12 एग्जाम था, तो कितना टैक्सेबल हो गया, 3,000 × 4। क्यों हो गया, तीसरी जर्नी की भी क्यों मिल गई, क्योंकि मैंने पहले पिछले ब्लॉक की एक जर्नी क्या करवा ली होगी, कैरी फॉरवर्ड। अब मैं कहता हूं कि एक जर्नी मैंने और कर ली थी, कब, 1/4/19 में भी कर ली थी। तो अब मैं 3 एग्जाम्पशन ऑलरेडी ले चुका हूं, तो 20-21 में अब 15,000 था और वही 12,000 है, 4 लोग गए थे, तो भी कितने पर टैक्सेबल लगभग 15,000 × 4 पूरे पे। क्यों, क्योंकि मैं एक ब्लॉक में, और ब्लॉक कौन सा होगा, वो 17 से लेकर 21 तक, इस तरह से फिक्स है। पहला ब्लॉक क्या है, 14 से लेकर 17 तक, 14, 15, 16, 17, और फिर 18, 19, 20, 17 गलत बोल दिया, 18 से लेकर 21 तक। इसमें मैं कितनी जर्नी की एग्जाम्पशन ले सकता हूँ, मैक्सिमम 2। लेकिन अगर पिछले ब्लॉक में आपकी क्या है, एक जर्नी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर पिछले ब्लॉक में आपने 2 या 1 जर्नी नहीं ली। आप भले ही दोनों मत लो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड कितनी होगी, एक ही। पक्का। अदरवाइज आप नहीं समझेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, बोलो ना। तो आपका फिक्स ब्लॉक कर रखा है इनकम टैक्स ने, कहाँ से लेकर कहाँ तक का, 14 से 17, 14, 15, 16, 17। इसका मतलब 1/4/14, इसमें 14 भी है और 17 भी है, 31/12/17। अब अगली बार 1/1/18 से कौन सा ब्लॉक चल रहा है, 31/12/21।
18, 19, 20, 21 इन इस पीरियड के अंदर जो भी फाइनेंशियल ईयर आएंगे इसमें आप कितनी जर्नी कर सकते हो? 2। लेकिन पिछले ब्लॉक में अगर आपने क्या नहीं की, 2 या 1 जर्नी नहीं की हुई तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। और ये जितना भी एग्जामिशन है ये तभी मिलेगा जब आपने घूमा कहाँ पर है? इंडिया में। आप यूएस में घूमने गए हैं तो चाहे पहली जर्नी है तो भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ये कहाँ होना चाहिए? इन इंडिया में। और ये जरूरी नहीं है कि आपको रिटायरमेंट पर या टर्मिनेशन पर ही घुमाया जाए, बीच में भी, मतलब इधर ऑन लीव, मतलब आप रिटायर नहीं हुए बीच में छुट्टियां लिए तो भी चलेगा। ये फैमिली मेम्बर आ गए। ठीक है। लिस्ट ऑफ एग्जामिशन ये मैंने बता दी, 4 जर्नी वाली। इस एग्जाम्पल को पढ़ लेना, आगे सारा बता दिया। तो इसके साथ लीव सैलरी भी खत्म होता है। लीव सैलरी का सेक्शन कौन सा है? 10(5).